क्लास 9th। आज तुम्हारे चैप्टर है चैप्टर 6, जिसकी कुछ आंसर मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। ऊतक तुम्हारे चैप्टर है टिश्यू। इससे पहले हमने पढ़ा है कि ऊतकों का जो निर्माण होता है, ऊतक किससे मिलके बनते हैं? आपके सेल्स। बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो किसका निर्माण करती है? ऊतक का, टिश्यू। तो आज जो तुम्हारा चैप्टर है 6, उस चैप्टर का नाम है ऊतक, टिश्यू। अब इसके क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। इसमें क्या कुछ ज़्यादा हिंदी दे रखी है क्वेश्चंस में, तो मैं धीरे धीरे तो आपको थोड़े थोड़े इंग्लिश के शब्द भी साथ में लिखता जाऊँगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? यानी कि पादपों की बात की जा रही कि पादपों के किस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं मृत अवस्था में पाई जाती है, डेड। तो ये है आपका ऑप्शन कि ड्रड ऊतक, ड्रड यानी कठोर। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ड्रड ऊतक को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो आपको ये हिंदी याद कर सकते हो, बाकी इंग्लिश थोड़ा अच्छा रहेगा आपको। स्क्लेरेन्काइमा। ये इसकी स्पेलिंग है, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि पादप कोशिका जो मृत रूप में पाई जा रही है वो ऊतक, उसका नाम पूछेंगे तो आपको नाम देना है। हिंदी में इसको बोलते हैं ड्रड ऊतक और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा याद रखना। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि गलत वाक्य का चुनाव कीजिए, यानी ऐसे सेंटेंस का चुनाव कीजिए जो गलत है। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट है आपके कि मृदु ऊतकों में अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। ये बिल्कुल राइट है कि जो मृदु ऊतक होते हैं उनमें अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। अंतराकोशिकीय अवकाश क्या है? जैसे ये एक ऊतक है, फिर दूसरा ऊतक ये है, तो इन दोनों ऊतकों के बीच में क्या है? अवकाश पाया जाता है, जिसे कहते हैं आपके अंतराकोशिकीय अवकाश। दूसरा ऑप्शन आपके कि स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाओं के कोने अनियमित रूप से मोटे होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा जो आपके ऊतक है कॉलेनकाइमा, ये है आपके पैरेन्काइमेटस। पहला अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पैरेन्काइमा, इसको बोलते हैं आपके कॉलेनकाइमा। तीसरा है आपके कि शीर्षस्थ में अंतर्विष्ट, शीर्षस्थ में अंतर्विष्ट जो ऊतक हैं आपके विभोजी ऊतक, उसको स्थायी ऊतक होते हैं वो, ये गलत है। चौथा है कि विभोजी ऊतक कोशिकाओं की प्रारंभिक अवस्था में राजधानियाँ नहीं होती, ये भी राइट आंसर है। तो इसमें हमें असत्य कथन का चुनाव करना था, तो हमारा आंसर निकलेगा सी, यानी कि तीसरी बात गलत है, बाकी तीनों चीज़ें ऊतकों के लिए, पादप ऊतकों के लिए सही है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है इसका जो अंग्रेजी वर्ड है, तीसरा जो है शीर्षस्थ को बोलते हैं एपिकल, एपिकल। और ये जो है अंतर्विष्ट, इसको बोलते हैं इंटरकैलरी, एपिकल एंड इंटरकैलरी। तो ये दोनों जो ऊतक है वो आपके क्या हैं कि परमानेंट टिश्यू नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपके मृदु ऊतक को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेन्काइमा, इसका भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पैरेन्काइमा। स्थूल कोण ऊतक को बोलते हैं कॉलेनकाइमा। फिर है आपके कि तने की परिधि निम्नलिखित में से किसके कारण बढ़ती है? अब जैसे ये हमारा तना है किसी पेड़ का,
इस तने को हम देखते हैं कि ये इसकी परिधि है। अगर इस तने को इस तरीके से बड़ा करते हुए देखना है आपको, यानी कि ये परिधि बढ़ जाए, पहले इतनी थी अब ये इतनी हो गई है, तो इस परिधि को बढ़ाने के लिए जो ऊतक जिम्मेदार है वो कौन सा है? तो वो है आपके पार्श्व विभोजी ऊतक। अब पार्श्व का मतलब क्या होता है? लेटरल, यानी पास वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पार्श्व विभोजी ऊतक। तो इसका इंग्लिश वर्ड में लिख रहा हूँ साथ में आपके, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। ये भी आपको याद करना। फिर है आपके कौन सी कोशिकाओं में छिद्रल यानी छिद्रपोर कोशिका भित्ति नहीं होती? यानी कि कोई भी कोशिका है, जैसे ये हमारी एक कोशिका है, अब इसमें इस तरीके से छिद्र होते हैं बीच बीच में। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक ऐसी कोशिका जिसमें किसी भी प्रकार का कोशिका भित्ति में छिद्र यानी पोर, छिद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं पोर, PORE, पोर नहीं पाया जाता। तो वो जो आपके कोशिका है वो है आपके सहचर कोशिकाएं, और सहचर को इंग्लिश में बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। इसका जो अंग्रेजी वर्ड है वो है आपके कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। तो ऐसी एक ही कोशिका है आपके जिसके अंदर किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं पाया जाता। सहचर कोशिका हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कंपेनियन सेल्स। ठीक। फिर है आपके कि आंत्र में पचे हुए भोजन को अवशोषित, आंत्र मतलब हमारी बात कर रहे हैं, अब ये जंतु तक की बात कर रहे हैं। आंत्र यानी कि हमारी छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिका का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? ये आपके स्तृत सल्की उपकला, या स्तंभाकार, या तर्कु रेशे, या घनाकार उपकला। तो देखो इसमें क्या होगा कि आपके जो आंत होती है इसमें स्तंभाकार ब्रश बॉर्डर टाइप इस टाइप से होगी, स्तंभ बनाएगी, जैसे कोई खम्मा लगा दिया है। अब इसमें क्या भोजन इस तरीके से घूमता हुआ चलता है इनके चारों तरफ, इनको माइक्रोबिलाइज बोलते हैं अंग्रेजी में। अभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई हम कॉलगेट करने का ब्रश होता है या फिर बाल बनाने की हमारी कंघी होती है, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रश बॉर्डर। ठीक। इसके अलावा इसका जो नाम है, ये ऊतक का प्रकार है, ये है स्तंभाकार। स्तंभ जैसा दिख रहा है ये, अरे एक स्तंभ जैसा दिख रहा है, देखो स्तंभ, कोई स्तंभ बना दिया हो हमने इस तरीके से, स्तंभाकार उपकला। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपके? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। कॉलम, स्तंभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉलम। तो इसको बोलते हैं आपके कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, इसको बोलते हैं आपके कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो ये हमारी आंत में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके बी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके 5। ये कहाँ पाया जाता है? हमारी छोटी आंत में पाया जाता है इस प्रकार का ऊतक। भोजन क्या है, इसके बीच में आराम से घूमता है, इस तरीके से भोजन घूमता है, तो भोजन का अच्छे से पाचन होता है, भोजन अच्छे से अवशोषित होता है। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना, यानी किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां यानी अस्थियां अपने हाथ से हट गई है, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? यानी उसके हाथ की दोनों हड्डियां क्या हुई है? हट गई है। आपके हाथ में आप देखोगे तो 2 हड्डियां हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया है कि पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स हैंड डिसलोकेटेड, यानी कि उसके हाथ की दोनों हड्डियां डिसलोकेटेड हो गई, यानी कि जगह से हट गई है।
तो अब उसका कारण पूछा है, तो भाई क्या कारण हो सकता है संभावित? तो कंडरा का टूट जाना, या कंकाल पेशी का टूट जाना, या स्नायु का टूट जाना, या एरियोलर का टूट जाना, गर्तिका का टूट जाना। मतलब इनमें से कोई एक कारण आपको बताना है। तो इसमें जो कारण है वो है आपके ऑप्शन सी, यानी स्नायु टूट जाता है। अब स्नायु को अंग्रेजी में बोलते हैं आपके क्या? लिगामेंट ब्रेक। स्नायु को अंग्रेजी में बोलते हैं लिगामेंट, LIG, लिगामेंट। ब्रेक हो गया है, ब्रेक का मतलब टूटना। लिगामेंट क्या हो गया आपके? ब्रेक हो गया, टूट गया। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर आपके हाथ की हड्डियाँ क्या हुई है? अपनी जगह से खिसक गई है दोनों बड़ी, तो आपके लिगामेंट क्या हुआ है? फ्रैक्चर हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर आपके साथ कि काम करते समय या दौड़ते समय अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं आप? कोई काम कर रहे हो या दौड़ रहे हो तो आप आपके हाथ पैरों को हिला रहे हो, अंगों को हिला रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायुओं को खींचती है। क्या ये राइट आंसर है फर्स्ट वाला आपके? चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायुओं को खींचती है। कंकाल पेशियां, कंकाल का मतलब हमारा जो हड्डियों से जुड़ा हुआ है। कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। तो राइट ऑप्शन होगा आपके डी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? डी हो जाएगा 7वें के अंदर। तो अभी इस चैप्टर में आप पढ़ोगे तो हमारे अंदर 4 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। उनमें से एक पेशी है हमारी कंकाल पेशी। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं आपके स्केलेटन मसल्स। तो स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब खिंचाव होता है, उसके अंदर संकुचित होती है। कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल का मतलब खींचना। द टेंडन टू मूव द बोन्स। इन कंडराओं को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टेंडन। TENDON, टेंडन। ठीक है। चलायमान का मतलब क्या होता है? मूव। और अस्थि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोन, हड्डी, बोन्स। ठीक है। और आपके पुल का मतलब होता है खींचना, PULL, पुल। ठीक है। और संकुचित को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और कंकाल पेशी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, SKELETAL, स्केलेटन। और पेशी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मसल्स, MUSCLES, मसल्स। तो एक एक शब्द मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा याद भी करना है इनको। ठीक है। स्नायु को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लिगामेंट, LIGAMENT, ब्रेक यानी कि टूटना। और इसको क्या बोलते हैं आपके? कंकाल को स्केलेटन, मसल्स को क्या बोलते हैं? पेशियां हिंदी में। संकोचन को क्या बोलते हैं आपके? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। बोन्स, हड्डियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोन्स। चलायमान को क्या बोलते हैं? मूव, गति करना। कंडराओं को क्या बोलते हैं? टेंडन्स। और खींचने को क्या बोलते हैं? PULL, पुल करना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपके? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमसे कि कौन सी आपके पेशी युग्म है जो अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। अब अनैच्छिक पेशियों का मतलब क्या है कि ये आपकी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपका हृदय का धड़कना, इसको आप रोक नहीं सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अनैच्छिक पेशियां काम कर रही हैं आपके हृदय के अंदर। ठीक है। तो अनैच्छिक पेशियां, 2 प्रकार की क्रिया होती है हमारे शरीर में, एक अनैच्छिक क्रिया है, एक ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री जो हो रही है लगातार? तो अभी बताया मैंने, पेशियों को तो क्या बोलते हैं? मसल्स।
पेशियों को क्या बोलते हैं? मसल्स। तो कौन सी मसल्स हैं जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कर रही है? इनवॉलेंट्री का मतलब होता है, एक तो वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। तो अनैच्छिक को बोलते हैं इनवॉलेंट्री, INVOLUNTARILY, इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक। और मसल्स को क्या बोलते हैं आपके? पेशियाँ, MUSCLES, मसल्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो अब इनमें से इनवॉलेंट्री मसल्स के रूप में कौन कौन सी मसल्स काम करती हैं आपकी, ये आपको आंसर का चुनाव करना है। तो स्त्री पेशियाँ यानी हमारे शरीर की बाहर वाली ये नहीं करती। चिकनी पेशियाँ ये करती है, हृदय पेशियाँ ये भी करती है, कंकाल पेशियाँ, हाथ पैर की हड्डियाँ तो तभी हिलती है जब हम हिलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड और थर्ड। अब ऐसे ऑप्शन का चुनाव करो जिसमें सेकंड और फर्स्ट, इसमें सेकंड है और थर्ड नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें थर्ड है लेकिन सेकंड नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें सेकंड ऑप्शन भी है, थर्ड भी है, यही हमारा राइट आंसर होगा वी। यानी कि ये दोनों पेशियाँ ऐसी है जो कि इनवॉलेंट्री काम करती है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। चिकनी पेशियाँ और ये हृदय पेशियाँ ये अपने हिसाब से ही शरीर में काम कर रही है मनुष्य के। तो ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको आंसर में लिखना है। अब इनके अंग्रेजी वर्ड भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके जो अंग्रेजी वर्ड है, देखो चिकनी पेशी को तो बोलेंगे आपके स्मूथ मसल्स। चिकनी का मतलब तो क्या होता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आपको याद करो, RER और SER। अरे अंतःपृथ्वी जाली का एक खुरदरी एक चिकनी, कुछ याद आ गया होगा जिन्होंने क्लास में पढ़ा है मेरे से। तो चिकनी पेशियों को तो क्या बोलोगे? स्मूथ मसल्स। तो इसको तो क्या बोलेंगे हम आपके? स्मूथ मसल्स, SMOOTH, स्मूथ मसल्स। और हृदय पेशियों को क्या बोलोगे? आपके कार्डियक मसल्स। हृदय को साइंस की भाषा में बोलते हैं कार्डियक मसल्स। अब बार बार में देखो मसल्स की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो याद हो जानी चाहिए आपको, MUSCLE मसल, और पेशियों तो S लग जाएगा आपके। अब स्मूथ शब्द मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कार्डियक शब्द पहली बार आया। ठीक है, फिर है आपके कोशिका चैप्टर है आपके, इसमें क्वेश्चन नंबर है आपके 9 कि पादपों में विभोजी ऊतक यानी कि जिससे विभाजन होता है। अब विभोजी ऊतक को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? आपके मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेम्स, या फिर इसको पूरा बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैरिस, यहाँ तक पढ़ो, मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये हो गया आपके, इसका आंसर होगा कि पादपों में विभोजी ऊतक होता है स्थानीकृत, स्थायी, कुछ भागों तक सीमित, यानी कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते हैं यानी पूरे भागों तक फैलते हैं। स्थानीकृत या विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं, परिणाम में बढ़ते रहते हैं। अब इनमें से कोई एक इसकी क्वालिटी है विभोजी ऊतक की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक क्वालिटी है इनमें से। तो इनमें से जो राइट क्वालिटी है वो है कोशिकाओं का विभाजन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब स्थानीकृत का मतलब क्या होता है कि ये लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है, और ये डिवाइडिंग सेल्स होती है यानी कि डिवाइड करती रहती है, कोशिका विभाजन इनके अंदर लगातार चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो फंक्शन ये है वो क्या है आपके? इसका राइट आंसर हो गया आपके सी। और स्थानीकृत को क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड, LOCALISED, लोकलाइज्ड, लोकल, एंड डिवाइडिंग सेल्स, DIVIDING, डिवाइडिंग सेल्स। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? यानी हमारे शरीर के जो बाहर त्वचा है जिसपे बाल वगैरह उग रहे हैं या फिर हमारे शरीर का पूरा प्रोटेक्शन कर रहा है, इसका कार्य क्या है? ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव करना, गैसीय विनिमय करना, या जल संवहन करना, या वाष्पोत्सर्जन करना। तो आपके 10 में आपको पता है कि ये क्या करती है, कौन सा कार्य नहीं है ये पूछा है।
इस शब्द को बहुत गौर से देखो, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि देखो, यह हमारे बाहर कैसी भी परिस्थिति आ जा, पूरे शरीर की रक्षा कौन करता है? हमारी त्वचा। गैस का विनिमय भी होता है, बाहर से गैस भी ले सकते हैं। और पादपों के अंदर देखो बाष्पोत्सर्जन होता है पादपों के अंदर। तो इसमें जल संवहन का कार्य ये नहीं करती। तो इसका नहीं का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आपके सी। यानी केवल एक काम ऐसा है ये एपिडर्मिस जो नहीं करती, और वो काम कौन सा है? आपके सी वाला। ठीक है, यानी कि वाटर को सर्कुलेट नहीं करती। तो केवल एक काम है कि कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करती, यानी कि प्रोटेक्शन करती है प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाव। इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे आप? प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। गैसीय विनिमय, गैसेस एक्सचेंज करेगी। और कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जल का संवहन नहीं करेगी। आपके कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को एक जगह से दूसरी जगह खींच के नहीं ले जाएगी। कौन? आपकी त्वचा, पादप की त्वचा। और बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपरेशन तो करेगी। फिर है आपके कि अशुद्ध वाक्य को चुनिए। वही वाली बात है कि एक वाक्य कोई अशुद्ध होगा, बाकी 3 राइट आंसर होंगे। रुधिर के अधात्री, यानी कि रुधिर का मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण और हार्मोन होते हैं। क्या ये बात सही है? देखते हैं अभी। 2 अस्थियों स्नायु की वजह से जुड़ी होती है, यानी कि 2 हड्डियां हैं, उनको जोड़ने वाला कौन है? स्नायु। जैसे कि ये कोई 2 आपकी हड्डियां हैं इस टाइप से। अब इन हड्डियों के बीच में जो जुड़ाव है वो किसके कारण है? यहाँ पे कोई जुड़ा हुआ जो पदार्थ है ये भरा हुआ, इसको स्नायु बोलते हैं। तीसरा है कि कंडरा रेशेहीन व कमजोर, यानी कि फ्रेजल ऊतक होते हैं। और उपास्थि संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। अब इनमें से कोई एक बात गलत है और 3 बात क्या है? सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके कंडरा रेशेहीन। ये मुझे गलत लग रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा, ये गलत है। यानी कंडरा रेशेहीन नहीं होता, कमजोर भी नहीं होता। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका सी। तो रुधिर के अधात्री, इसको अधात्री को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। रुधिर को क्या बोलते हैं? आपके ब्लड। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। अस्थियों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आपके बोन्स। ठीक है, और इसको जुड़े होने को क्या बोलते हैं? कनेक्ट। स्नायु को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लिगामेंट। अभी पढ़ाया मैंने आपको। कंडरा अभी पढ़ाया मैंने आपको, टेंडन्स। ठीक है, फ्रेजल, इसका कोई मतलब नहीं है आपके फ्रेजल का। और इसको बोलते हैं, एक नया शब्द आया है यहाँ पे आपके, क्या आया है आपके? कार्टिलेज। उपास्थि को अंग्रेजी में बोलते हैं आपके CAR, TI, कार्टिलेज। CARTILAGE, कार्टिलेज बोलते हैं किसको? उपास्थि को। और संयोजी को बोलते हैं क्या? कनेक्टिव। CONNECTIVE, कनेक्टिव। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपके। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से उपास्थि नहीं है, यानी कि 3 उपास्थि है और एक क्या है? कोई हड्डी है। उपास्थि और अस्थि 2 चीज़ें होती हैं हमारे, यानी एक तो होती है उपास्थि और एक होती है अस्थि। अस्थि को क्या बोलते हैं? बोन। और उपास्थि का तो अभी लिखा है मैंने, क्या बोलते हैं उपास्थि को? कार्टिलेज। ठीक है, तो उपास्थि क्या होती है? थोड़ी सी मुलायम होती है, लचीली होती है। आराम से उसको क्या कर सकते हो आप? हिला सकते हो, डुला सकते हो, घुमा सकते हो। लेकिन हड्डियाँ क्या होती है? फिक्स होती है, मजबूत होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से उपास्थि नहीं है, यानी कि 3 तो उपास्थियाँ हैं, एक नहीं है। तो एक उपास्थि कौन सी नहीं है? देखो हमारे नाक में उपास्थि होती है, बिल्कुल सही बात है। कान में भी उपास्थि होती है हमारे। कंठ यानी हमारे गले में भी क्या होती है? उपास्थि होती है। लेकिन वृक्क के अंदर केवल मसल्स होती है। वृक्क के अंदर क्या होती है? केवल पेशियाँ, आपके मसल्स ही होती है आपके। ठीक है, ये याद रखना। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर, यानी आपकी किडनी। इन सब के मैं इंग्लिश भी बता देता हूँ आपको। जैसे नाक को क्या बोलते हैं? सब लोग जानते ही हो। नाक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नॉइज। कान को क्या बोलते हैं? ईयर। और इसको क्या बोलते हैं? वृक्क को क्या बोलते हैं आपके? किडनी। और कंठ को क्या बोलते हैं? 8वीं क्लास में पढ़ाया था आपको, लैरिंक्स। ध्वनि वाले चैप्टर में।
मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से भंडारित होती है, यानी अनाप शनाप खाए जाओ, कंट्रोल मत रखो खाने पीने पे और मोटे हो जाओ, और मोटे हो गए तो शरीर में कौन सी चीज़ जमेगी? फैट, वसा। जो बैठे रहते हैं कोई काम नहीं करते उनके शरीर में ये जम जाती है। वसा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आपके फैट्स, FATS, फैट्स। ठीक है। अब आपको पता है कि फैट्स किस ऊतक के रूप में आपके शरीर में भंडारित हो जाती है? आपके बसीय ऊतक, यानी फैट्स टिश्यू के रूप में, जो हमारे शरीर में जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कामकाज नहीं करते हैं, उनके कमर के ऊपर ये बिल्कुल अलग ही लटकने लग जाती है नीचे, और जो कामकाज करते रहते हैं, दौड़ भाग करते हैं, उनके शरीर में कहीं भी फैट जमा नहीं होती है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर आपके 14 कि अस्थि अधात्र यानी मैट्रिक्स, अस्थि यानी बोन मैट्रिक्स में किसकी अधिकता होती है? यानी कि बोन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जैसे कि ये हमारी कोई बोन है। अब इस बोन के अंदर, हड्डी के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, इस मैट्रिक्स में किसकी अधिकता होती है? फ्लोराइड की, कैल्शियम की, कैल्शियम फास्फोरस की, या कैल्शियम पोटेशियम की, या फास्फोरस पोटेशियम की? तो इसमें अधिकता होती है आपके कैल्शियम। तो ठीक है, कैल्शियम की तो होनी चाहिए। फ्लोराइड के कारण तो हड्डियाँ विकृत हो जाती है, टूट जाती है। फास्फोरस ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम आ गया, पोटेशियम का कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपके क्या? बी, कि कैल्शियम और फास्फोरस, ये राइट आंसर होगा आपके बी। तो इसकी अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप जानते ही हो। कैल्शियम और पोटेशियम तो मैं कई बार लिख चुका हूँ, फास्फोरस वगैरह। फिर भी आपके तसल्ली के लिए लिख देता हूँ, वरना कहोगे सर पूरा नहीं पढ़ा रहे हो। इसकी अंग्रेजी होगी आपके, कैल्शियम को क्या बोलते हैं? किससे स्पेलिंग शुरू होती है? आपके CAL, कैल, और CIUM, कैल्शियम। और फास्फोरस की होती है आपके क्या? PHOS, फास और फोरस। ठीक है। और फ्लोराइड की भी लिख देता हूँ जिससे याद हो जाए, FLUORIDE, फ्लोराइड। अब किसकी रही है? केवल आपके पोटेशियम की, POTASSIUM, पोटेशियम। ठीक है। इनके प्रतीक लिख देता हूँ। फ्लोराइड आपके 9 नंबर में पाया जाएगा, कैल्शियम आपके पाया जाएगा कितने नंबर पे? आपके 20 पे, और फास्फोरस पाया जाएगा आपके 15 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 15 पे, और पोटेशियम पाया जाएगा जिसका प्रतीक होता है के, ये आपके पाया जाएगा 19 नंबर पे। ये सब के सब क्या है? फ्लोरीन और फास्फोरस तो क्या है? आपके अधातु हैं, और पोटेशियम और कैल्शियम क्या है? आपके धातु है। ठीक है। अब है आपके कि संकुचनशील, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो इस तरीके से संकुचित भी हो सके। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है हड्डियों में, रुधिर में, पेशियों में, या उपास्थि में। तो आपको पता है इसमें से कौन सिकुड़ता है, कौन फैलता है? हड्डियां नहीं सिकुड़ती, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। रुधिर तो फैला है द्रव के रूप में, ये क्या सिकुड़ेगा और क्या फैलेगा? ये भी राइट आंसर नहीं होगा। उपास्थि तो फिक्स होती है। अब कान के अंदर कान को दबा के देखो, ये तो फिक्स है, सिकुड़ थोड़ी रहा है। लेकिन आपके जो पेशियाँ होती है, मसल्स, ये क्या होती है? सिकुड़ती है और फैलती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, 15 के अंदर सी, मसल्स में। ठीक है। तो मसल्स की स्पेलिंग पहले लिख चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ, MUSCLE, मसल और मसल्स। ठीक। फिर है आपकी ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। ऐच्छिक यानी आपकी इच्छा से आप शरीर को काम करवा रहे हो। आहार नाल में नहीं पाई जाती है, आपके पैर में आपके पाई जाती है। आँख की पुतली, आँख की आइरिस, आपको पता ही नहीं आँख के अंदर कभी ज़्यादा, कभी छोटी, कभी बड़ी। और फेफड़े, आप बार बार में श्वसन ले रहे हो, तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके बी, पैर में, यानी कि पाद। इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे? पैर को अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लिम्स। ठीक है, LIMBS, लिम्स, पैर। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते? तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते? मस्तिष्क में पाए जाएंगे, मेरुरज्जु में पाए जाएंगे, तंत्रिका में पाए जाएंगे। कंडराओं से इनका कोई लेना देना नहीं होता। और कंडराओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अभी भी पढ़ाया मैंने आपको, TENDONS, टेंडन्स। ठीक है। मस्तिष्क को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सभी जानते हैं, BRAIN, ब्रेन। मेरुरज्जु को
इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, और इसकी फुल फॉर्म होती है स्पाइनल कॉर्ड, SPINALCORD कॉर्ड। और तंत्रिका को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में आपके नर्व, NERVES नर्व्स। ठीक है। तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता, तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता, ये चित्र के द्वारा बताएंगे, पर अभी बता दूँ आपको तंत्रिकाक्ष, यानी कि तंत्रिका कोशिका में आपके तंत्रिकाक्ष होता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा सिनेप्स होता है, दुर्मिका डेंड्रॉन्स होते हैं, और कंडरा ये नहीं होता, कंडरा यानी टेंडन्स नहीं होते। ठीक है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपके सी, इसका भी राइट आंसर क्या था, सी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत, यानी हमारे ऊतक जो हमारे शरीर के ऊतक हैं उनकी रिपेयरिंग, यानी आपके ऊतकों की क्या है, रिपेयरिंग, रिपेयर कौन करेगा हमारे ऊतकों को, रिपेयरिंग तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक है, यानी कि फिल्स ऑफ जो आपके अंग हैं, फिल्स ऑफ द स्पेस इनसाइड, कंडरा, बसा ऊतक, या आपकी गर्तिका, एलियोर, गर्तिका, ये राइट आंसर है, उपास्थि नहीं है। ये तो सब काम कर रहा है अपना, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा आपके 19 का भी क्या हो जाएगा, सी। यानी आपके 17, 18 और 19 इनके तीनों का सी आंसर है, गर्तिका। और गर्तिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपके, एरियोलर, एरियोलर, ये लिखा है। ठीक। फिर है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है। तो आपको पता है कि एक ही आपके कौन सा है, आपके हृदय पेशी, कार्डियक मसल, आपके कौन सी हो जाएगी, आपके कार्डियक मसल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का क्या होगा आपके राइट आंसर, बी। अंग्रेजी में CAR कार्डियक, DAIDIAC कार्डियक आपके मसल्स, MUSCLE मसल्स। ठीक। फिर है आपके निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका शरीर के उपास्थि में ऊतकों में पाई जाती है, उपास्थि यानी कि मास्ट कोशिका में, क्षारक रोग यानी वेसोफिल्स, या ऑस्टियोसाइट्स में, या उपास्थि अणु में। तो इसका राइट आंसर आपके, एक मिनट, किसकी बात करें, उपास्थि में। तक उपास्थि में का मतलब ये बात कर रहा है आपके मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर, फंक्शनल थ्रू विदाउट कंटिन्यूस, ये तो हो गया आपके यानी कार्टिलेजिनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके 21 का राइट आंसर होगा आपके, एक मिनट, मास्ट कोशिका पाचन से रिलेटेड है, क्षारक बेसोफिल ब्लड से रिलेटेड है, ऑस्टियोसाइट्स का मतलब होता है हड्डियों का निर्माण, उपास्थि अणु, इसमें राइट आंसर होगा आपके डी। ठीक है। उपास्थि अणु को अंग्रेजी में बोलते हैं आपके कॉन्ड्रियोसाइट्स, उपास्थि अणु को इंग्लिश में बोलते हैं आपके CHONDROCYTES, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट। फिर है आपके कि फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ को बताओ। अब फ्लोएम और जाइलम दो ऊतक होते हैं। फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों में बनने वाले भोजन को पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाता है। अब इसमें जो निर्जीव पदार्थ है उसको बताना है, यानी कि चारों ही पदार्थ फ्लोएम में पाए जाते हैं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदूतक और चालनी नलिका। अब इनमें से एक ऐसा पदार्थ है जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ एक क्वेश्चन के अंदर, और वो निर्जीव पदार्थ है। तो आपके ये क्या होगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके बी, फ्लोएम तंतु। इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम तंतु। ठीक। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपके फ्लोएम, तो फ्लोएम ही रहेगा, और तंतु को बोलते हैं क्या आपके फाइबर्स, PHLOEM, फ्लोएम, और फाइबर्स FIBRES, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक। फिर है आपके कि निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के समय केंद्रक लोप नहीं होता है, यानी केंद्रक परिपक्वता आने के बाद भी रहता है।
सहचर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, वाहिनिकाएं, चालनी नलिकाएं। कंपेनियन सेल हो गए आपके, रेड ब्लड सेल्स हो गई, वेसिकल्स हो गए, और ये हो गई सीप ट्यूब सेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपके केवल कंपेनियन सेल्स ही हो सकता है। इसका राइट आंसर होता है आपके कंपेनियन सेल्स, यानी केंद्रक लोब नहीं होता है। एक मिनट, तो केंद्रक लोब नहीं होता है, ये लैंग्वेज ही अलग बनाई है। देखो, निम्नलिखित में से परिपक्वता के समय केंद्रक लोब नहीं होता है, यानी कि डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, यानी कि ये अपने न्यूक्लियस को नीक होती है परिपक्वता आने पर भी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, कंपेनियन सेल्स, COMPANION, कंपेनियन सेल्स। क्योंकि आरबीसी में तो केंद्रक होता ही नहीं है, वेसल्स का कोई लेना देना नहीं है इससे, और सीप ट्यूब्स के अंदर भी केंद्रक नहीं होता है। चालनी नलिका, इसको बोलते हैं आपके क्या, सीप, SIBE, सीप ट्यूब्स, सीप। वाहिकाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं वेसल्स। फिर है आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर है आपके मृदु ऊतक पादपों में जल ह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है, यानी कि मरुस्थलीय पादपों में जल का ह्रास तो होगा, लेकिन ऐसा कौन सी व्यवस्था है उन पादपों, मरुस्थलीय मतलब जो रेगिस्तान में पादप पाए जाते हैं, उनके अंदर जल की मात्रा निकलती रहती है बाहर, लेकिन उसको कम करने का कारण क्या है, यानी उनके शरीर में ऐसी क्या व्यवस्था है कि उनके शरीर से पानी कम से कम बाहर निकलता है, और वो भी पादपों में पूछा है। तो 24 यानी डेजर्ट्स प्लांट, डेजर्ट्स जो प्लांट है, मरुस्थल को बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट्स प्लांट के अंदर वाटर के लूजेज को कम करना है, यानी वाटर का लॉस कम हो, वाटर कम से कम खर्च हो। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपके क्यूटिकल की परत पाई जाती है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, आपके क्यूटिकल, CUTICLE, क्यूटिकल, याद रहेगा आपको। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है, बिल्कुल होती है। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाले ऊतक कौन से हैं, जाइलम मृदु ऊतक, या पेरेन्काइमा, या जाइलम वाहिकाएं, यानी कि लॉन्ग सेवरल ब्रांचेस द टिश्यू हेल्प्स साइडवेज द कंडक्शन ऑफ वाटर ब्रांचेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वेसल्स ही होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, आपके जाइलम वेसल्स, ये इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जाइलम मृदु तक ये काम नहीं कर सकता, केवल पानी को जाइलम वाहिकाएं ही ऊपर पहुंचाती है। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट दिया जाए तो यह भी पौधा लंबा, यानी कि लंबाई में बढ़ता रहता है। इफ द टिप शुगर कैन, यानी कि गन्ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शुगर कैन, शुगर यानी चीनी, SUGR, शुगर, और आगे लगा दो CAN, शुगर कैन। शुगर कैन किसको बोलते हैं अंग्रेजी में, गन्ने को, ठीक है। शुगर कैन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को, यानी एपिकल, यानी टिप वाला भाग, यानी क्या हो गया, इसको मूवमेंट कर दिया, तो पौधे की लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा किस कारण से होता है, ठीक है। कैम्बियम एदा शीर्षस्थ विभजी होता है, पार्श्व यानी कि आपके लेटरल, इंटरकैलरी, या एपिकल। तो ये हो जाएगा आपके 26 के अंदर, मेरे हिसाब से इसके अंदर डी होना चाहिए, डी राइट आंसर होगा इसका आपका, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी इंटर CALAR
कैलोरी RYMERISTMs, यानी कि इंटर कैलोरी मेरिस्टम्स। इस ऊतक के कारण अब होगा क्या कि गन्ने को अगर हम उसके अग्रभाग को काट दें या हटा दें तो ये पौधा क्या लंबाई में ही बढ़ता रहता है। और ऐसा किस कारण होता है? अंतर्वेशी विभोजी ऊतक के कारण। वैसे इसमें राइट आंसर बी भी हो सकता था, लेकिन बी को तो हमने काट ही दिया, शीर्षस्थ ऊतक को तो हटा ही दिया हमने, तो फिर राइट आंसर हो जाता है आपके डी। इन सारे ऊतकों के नाम मैंने आपको वैसे बता दिए हैं, पर मैं इन सबके आपके अंग्रेजी के नाम बता रहा हूँ। विभोजी ऊतक को बोलते हैं क्या? मेरिस्टेम्स, ठीक है। और एधा जो कैम्बियम लिख रखा है यही इसका अंग्रेजी वर्ड है एधा का। एधा क्या होती है बताऊँगा मैं आपको। कैम्बियम को अंग्रेजी में लिखते हैं CAM और BIUM, कैम्बियम, ठीक है। शीर्षस्थ को बोलते हैं एपिकल, APICAL, एपिकल। और पार्श्व को क्या बोलते हैं? लेटरल, LATERAL, लेटरल, ठीक है। एक कील को वृक्ष के तने में, कोई कील है लोहे की, उसको वृक्ष के तने में भूमि की सतह से 1 मीटर ऊपर ऊंचाई पर ठोक दिया गया है। 3 वर्ष के पश्चात ये कील नीचे स्तर पे आएगी, उच्च स्तर पे आएगी, या उसी स्थान पे रहेगी, या पार्श्व में पहुंच जाएगी। यानी कि आपने जब कील ठोकी तो ये तना कुछ इस टाइप से था। अब वो पहला ऑप्शन दिया है कि ये कील नीचे आ जाएगी, या फिर ये कील ऊपर चली जाएगी, या फिर ये तना इस तरीके से अपनी चौड़ाई में वृद्धि करेगा और कील यहाँ आ जाएगी। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? तो दिमाग लगा के आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हो कि उसी स्थान पे रहेगी कील। तो ना तो कील नीचे खिसकेगी, जहाँ आपने गाड़ी है कील तो वहीं रहने वाली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कि रिमेनिंग एट द सेम पोजीशन। तो इसका राइट आंसर हो गया आपके सी। ये थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा आपसे बोर्ड के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कील तो उसी जगह रहेगी, पेड़ ऊपर नीचे जा सकता है। तो इसको उसी स्थान को अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं। स्थान का मतलब तो क्या होता है आप जानते ही हो, यानी कि पोजीशन, POSITION, पोजीशन, यानी आपका वो इसी स्थान पे। इसका पूरा अंग्रेजी वर्ड क्या हो जाएगा? रिमेनिंग द सेम पोजीशन। मृदु ऊतक कोशिकाएं होती है, मृदु ऊतक कोशिकाएं होती है। तो मृदु ऊतक कोशिकाओं की विशेषताएं इसमें से आपको बतानी है। तो मृदु ऊतक कोशिकाएं अपेक्षाकृत अविशिष्टीकृत पतली भित्ति वाली होती है, ये तो राइट है। मोटी भित्ति युक्त नहीं होती, लिग्नीकृत ये भी नहीं होती, ये स्क्लेरेन्काइमा का फ्यूचर है। तो इसका राइट आंसर होगा अपेक्षाकृत अविशिष्टीकृत होती है, यानी कि स्पेशलाइज्ड होती है। तो ये हो गया आपके अनस्पेसिफाइड एंड द थिन वॉल्ड। तो राइट आंसर हो गया आपके ए। फिर है पादपों में लचीलापन यानी मुलायम निम्नलिखित में से किस कारण होता है? आपको पता है कुछ पादप इस तरीके से झुक जाते हैं और कुछ पादप बिल्कुल भी नहीं झुकते, खड़े रहते हैं इस तरीके से। लेकिन कुछ पादप इस तरीके से झुक जाते हैं, लचीलापन पाया जाता है। तो ये किस ऊतक के कारण होता है? आपके स्थूलकोण ऊतक, ए इसका आंसर होगा आपके। और स्थूलकोण ऊतक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, CHYMA। दृढ़ ऊतक को क्या बोलते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। मृदु ऊतक को क्या बोलते हैं आपके? पेरेन्काइमा। और इसको क्या बोलते हैं? हरित ऊतक को? क्लोरेन्काइमा, CHLOREN, क्लोरेन, CHACHYMA, काइमा, क्लोरेन्काइमा। फिर है कि कॉर्क कोशिकाएं, जिसमें कोशिका की खोज की थी। कॉर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से जल व गैसों के लिए
पारगमन समाप्त हो जाता है। यानी कि कॉर्क कोशिकाओं में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण कि वो वाटर को इधर से उधर नहीं जाने देता। यानी कोई ये कोशिका है और इसके अंदर कॉर्क पाया जाता है इस तरीके से। अब ये पानी को ना तो इधर जाने देगा ना इधर कोशिका के पानी को बाहर आने देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके क्या, सोवेरेन की मोटी परत पाई जाती है। किसकी परत पाई जाती है, आपके सोवेरेन की। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा आपके, तो सारे अंग्रेजी वर्ड लिखे हुए हैं, लिग्निन, लिपिड्स, सेलुलोज, ये सब अंग्रेजी वर्ड है, बस इनकी स्पेलिंग्स लिख देता हूँ जैसे आपको याद हो जाए। तो सोवेरेन को बोलते हैं SUBERIN, हाँ सोवेरेन। सेलुलोज की हो जाएगी, सेल की लिखो SELL सेल, और इसमें लगा दो एल के आगे ULOSE सेलुलोज। लिपिड्स की तो आप जानते ही हो, लिपिड्स की क्या होगी LIPIDS, और लिग्निन की क्या हो जाएगी आपके LIGININ, लिग्निन। फिर है आपके कि स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव है। यानी हमारे पर्यावरण में पादप किस वजह से जिंदा हैं या किस वजह से वो रह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर अंतर्विष्ट ऊतक नहीं होगा, शीर्षस्थ ऊतक का तो लेना देना ही नहीं है। इसमें है संवहन ऊतक यानी वस्कुलर टिश्यूज आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि या तो इसको बोलेंगे हम वेस्कुलर टिश्यू, या फिर इसी का दूसरा नाम हो जाएगा आपके क्या, कंडक्टिव टिश्यू, CON कंडक्ट, तो आप हो जाएगा DUC, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिव या कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये हो गया आपके 31 क्वेश्चन। फिर आपके 2 क्वेश्चन और हैं, गलत वाक्य का चुनाव कीजिए। मैट्रिक्स का स्वरूप ऊतकों के कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ये बात बिल्कुल सही है, मैट्रिक्स अलग अलग जगह के लिए अलग अलग पदार्थ होता है। वसा का संग्रहण त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के मध्य होता है, ये बिल्कुल सही है। उपकला ऊतकों के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, ये बात सही नहीं होनी चाहिए। चलो डी का और देखते हैं। रेखित पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय व अशाखित होती है, ये तो बिल्कुल सही है डी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, यानी ये तीनों बातें सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ये बात हजम नहीं हो रही है। उपकला जो ऊतक होते हैं उनके मध्य अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, इसमें बोल रहा होता है जबकि उसके अंदर अंतरकोशिकीय आपका नहीं होता है। तो इसका अंग्रेजी में लिख नहीं रहा हूँ, वैसे उपकला को लिख देता हूँ। आपके उपकला ऊतक को बोलते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू, EPIEPTHE एपिथेलियल टिश्यू। फिर है आपके जिम्नोस्पर्म, ये शब्द आपको 7वें पार्ट में बहुत बार लिखना पड़ेगा। जिम्नोस्पर्म जिसको हिंदी में कहते हैं अनावर्त बीजी पौधे, यानी बीज तो होंगे पर बीज के बाहर क्या है, कोई कवर नहीं होगा। अनावर्त बीजी पौधे में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से पाए जाते हैं। वाहिकाएं, चालनी नलियाँ, सीप ट्यूब्स, वेसल्स, और आपके वाहिनिकाएं यानी आपके ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, सीप ट्यूब्स और जाइलम फाइबर। इसमें से कौन कौन से आपके पाए जाते हैं। तो वाहिकाएं तो पहले से ही पाई जा रही है, चालनी नलिका भी पहले से ही पाई जा रही है, जाइलम तंतु भी पहले से ही है। जिम्नोस्पर्म आके तो विकास किसका हुआ है, वाहिकाएं का, यानी कि ये राइट आंसर। ये तो पहले से ही पाई जा रही है, यानी कि इससे नीचे जो वर्ग के पौधे हैं उनमें भी ये तीनों चीज़ पाई जा रही है, टेरिडोफाइटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, क्या है, वाहिनिकाएं। और वाहिनिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकियार्ड्स, TRACHEIDS, ट्रेकियार्ड्स। आज के लिए मैं केवल इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ये केवल MCQ क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चंस को मैंने लिखा है। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसा लगेंगे कि कुछ सर याद नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार लिखो, जब क्लास में पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे से याद होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है।